नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 दिलचस्प कहानियाँ जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। मलेशिया की पुलिस एक इश्तेहार देती है। इश्तेहार केरल के अखबार में छपता है। इस इश्तेहार में एक मुर्दे की तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही केरल पुलिस की नजरों के सामने 22 साल पुराना एक चेहरा अचानक तैरने लगता है। ये चेहरा था एक ऐसी कातिल डॉक्टर का जिसने अपनी मोहब्बत के टुकड़ों को 2 बैग में बंद कर दिया था। 22 साल बाद क्या ये एक इश्तेहार उन दोनों बैग का राज खोल देगा? केरल की मोस्ट वांटेड कातिल जिसे इंटरपोल भी नहीं पकड़ पाई, इस एक इश्तेहार की वजह से पकड़ी जाएगी? अगर हाँ तो कैसे? बात अक्टूबर 2007 की है। मलेशिया में एक ऊंची बिल्डिंग से गिरकर एक महिला की मौत हो जाती है। महिला बिल्डिंग से अनजाने में गिरी या फिर बिल्डिंग से कूदकर उसने खुदकुशी की, ये साफ नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, महिला की शिनाख्त भी नहीं हो पाती कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका परिवार कहाँ रहता है। महिला के घर से भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता जिससे उसकी शिनाख्त करने में मदद मिलती। तमाम तफ्तीश के बावजूद मलेशिया पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इसी बीच उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ पड़ोसियों से पुलिस को पता चलता है कि मरने वाली महिला का ताल्लुक भारत के केरल राज्य से है। ये पता चलते ही पुलिस लाश को मुर्दा घर में रख देती है, इस उम्मीद में कि शायद उसका कोई करीबी जल्दी ही मिल जाए। चूंकि मलेशिया में केरल के हजारों लोग रहते हैं, लिहाजा पुलिस ने अब उन लोगों से महिला की पहचान करने में मदद मांगी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसी के बाद पुलिस ने महिला का पता लगाने के लिए केरल के एक अखबार में महिला की तस्वीर के साथ एक गुमशुदा लाश का विज्ञापन दिया। इधर केरल के अखबार में ये विज्ञापन आता है, उधर अचानक केरल के लोगों को विज्ञापन में उस मुर्दा महिला की तस्वीर देखते ही 22 साल पुरानी ये कहानी याद आ जाती है। कहानी डॉक्टर ओमाना इरालाम की। विज्ञापन में छपी तस्वीर देखकर लोगों को डॉक्टर ओमाना का चेहरा याद आ जाता है और साथ ही याद आती है कत्ल की एक बेहद चौंका देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो जब सामने आई तब देश भर के अखबारों की सुर्खियां बनी थी। उसका नाम केरल की सबसे खतरनाक कातिल की लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन वो पुलिस के कभी हाथ नहीं आई, बल्कि खबर आई कि वो देश से बाहर भाग गई है। उसे पकड़ने के लिए भारतीय पुलिस ने इंटरपोल से मदद मांगी। तो क्या जिसे पुलिस और इंटरपोल तक ढूंढ रही थी वो डॉक्टर ओमाना वही थी जिसकी मौत मलेशिया की ऊंची बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई? अगर हाँ, तो विज्ञापन देखने के बाद भी उसकी कोई शिनाख्त के लिए अब तक आगे क्यों नहीं आया? विज्ञापन निकले अब 4 महीने बीत चुके थे। मलेशियाई पुलिस अब पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी, लेकिन तभी 4 महीने बाद अचानक एक महिला सामने आती है और दावा करती है कि वो मरने वाली को जानती है। वो महिला खुद को उसकी बहन बताती है और कहती है, सर, विज्ञापन में जिसकी तस्वीर है उसका नाम मालरिन रूबी है। वो मलेशिया में एक स्टोर में काम करती थी। इस महिला के सामने आते ही अब केरल पुलिस भी हरकत में आ जाती है। केरल पुलिस को उसी विज्ञापन के जरिए शक होता है कि मरने वाली महिला मार्लिन रूबी नहीं बल्कि फरार कातिल डॉक्टर ओमाना है। मगर वो महिला अपने दावे पर कायम रहती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए अब उस महिला का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला होता है। इत्तेफाक से दोनों का डीएनए मैच हो जाता है। यानी महिला बोल रही थी कि सर, मलेशिया में बिल्डिंग से गिरने से जिसकी मौत हुई वो डॉक्टर ओमाना नहीं बल्कि उसकी बहन मालरिन रूबी ही थी। लिहाजा मलेशिया पुलिस लाश दावा करने वाली महिला को सौंप देती है और आखिरकार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मगर इस कहानी ने केरल के 22 साल पुराने एक केस को फिर से जिंदा कर दिया था। डॉक्टर ओमाना की केस फाइल फिर से केरल पुलिस की नजरों के सामने आई थी। आखिर कौन थी डॉक्टर ओमाना? केरल के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में उसका नाम टॉप पर क्यों था? आखिर उसने ऐसा क्या किया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए 22 साल पहले लौटना होगा। डॉक्टर ओमाना केरल के एक संपन्न परिवार की लड़की थी। पढ़ने में बेहद होशियार। चूंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लिहाजा मेडिकल में उसका दाखिला हो गया और फिर आई स्पेशलिस्ट यानी आंखों की डॉक्टर के तौर पर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके तमाम भाई भी ऊंचे और अच्छे ओहदों पर थे।
इसी बीच घर वालों ने ओमाना के लिए एक लड़का देखा और बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ डॉक्टर ओमाना की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बेहद खुश थे। वक्त बीता, कुछ साल में दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार केरल में रह रहा था। दोनों की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। परिवार खुशहाल था। इसी दौरान दोनों पति पत्नी अपने घर को नए ढंग से बनाने की सोचते हैं। घर को नया डिजाइन देने के लिए वो एक आर्किटेक्ट से संपर्क करते हैं। उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन। मगर मुरलीधरन के आते ही एक नई कहानी जन्म लेती है। मुरलीधरन डॉक्टर दंपति को नए डिजाइन के घर दिखाता है, फिर एक डिजाइन को फाइनल करके उस पर काम शुरू कर देता है। मुरलीधरन का काम और उसकी लगन को देखकर डॉक्टर ओमाना उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। फिर दोनों में पहले दोस्ती और उसके बाद प्यार हो जाता है। अब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। कुछ दिन तक तो दोनों के बीच की बात दोनों तक ही रहती है, लेकिन ऐसे रिश्तों की एक अजीब खुशबू होती है जो दूसरों को इसकी महक दे ही देती है। एक रोज इनके रिश्तों का सच डॉक्टर राधाकृष्णन को पता चल जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले तो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो नहीं मानती तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। आखिरकार दोनों में तलाक हो जाती है। तलाक के बाद दोनों बच्चे डॉक्टर राधाकृष्णन के पास ही रहते हैं। अब डॉक्टर ओमाना पूरी तरह से आजाद थी, लेकिन मुरलीधरन के साथ रिश्ते और पति से तलाक की खबर हर तरफ फैल जाती है। नतीजा ये होता है कि लोग धीरे धीरे डॉक्टर ओमाना से दूरी बना लेते हैं। क्लिनिक में भी लोग अब कम आने लगे थे। खुद उसके अपने घर वाले उससे दूर हो चुके थे। ये सब देखकर डॉक्टर ओमाना ने अब मुरलीधरन पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे, लिहाजा उसने शादी से इनकार कर दिया। मुरलीधरन से ना सुनने के बाद डॉक्टर ओमाना ने केरल छोड़ने का इरादा किया और मलेशिया शिफ्ट हो गई। मलेशिया पहुंचकर डॉक्टर ओमाना ने एक क्लिनिक में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन मलेशिया जाने के बाद भी डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि दोनों लगातार एक दूसरे को फोन करते और एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। पर अब मुरलीधरन थोड़ा लालची भी हो चुका था और वो डॉक्टर ओमाना से पैसे मांगने लगा था। तब डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा, मुरली, तुम मलेशिया आ जाओ, यहीं रहकर हम दोनों अच्छी जिंदगी बिताएंगे। मुरलीधरन राजी हो गया। इसके बाद ओमाना केरल लौटी। केरल आने के बाद उसने अपना और मुरलीधरन का नया दस्तावेज तैयार कराया। खुद का नाम अमीना बिंदे अब्दुल्ला रखा और मुरलीधरन को भी एक मुस्लिम नाम दे दिया। फिर दोनों पति पत्नी बनकर मलेशिया पहुंच गए। कुछ वक्त तक वहां सब ठीक रहा, मगर मुरलीधरन की तो नीयत खराब थी। उसकी नजर ओमाना की दौलत पर थी। उधर मुरलीधरन की पैसे मांगने की आदत की वजह से ओमाना का उससे झगड़ा होने लगा। इसी लड़ाई झगड़े के बीच एक रोज मुरलीधरन ओमाना को मलेशिया में ही छोड़कर चुपचाप केरल वापस लौट आया। लेकिन केरल लौटते ही उसने ओमाना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर ओमाना पैसे नहीं देगी तो वो मलेशियाई पुलिस को उसके नकली नाम, नकली दस्तावेज और फर्जी गलत नाम से बने पासपोर्ट की असलियत बता देगा। बस मुरलीधरन का ब्लैकमेल करना अब डॉक्टर ओमाना को अखर गया। उसे डर भी था कि अगर मुरलीधरन ने सचमुच मलेशियाई पुलिस को सच बता दिया तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और तभी उसने एक बेहद खतरनाक साजिश रची, एक ऐसी साजिश जिसके बारे में सुनकर केरल के लोग आज भी सन्न रह जाते हैं। ये वाकया है 1996 का। डॉक्टर ओमाना मलेशिया में जिस क्लिनिक में काम कर रही थी वहां 1 हफ्ते की छुट्टी लेती है और 7 जुलाई 1996 को मलेशिया से केरल पहुंचती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में उतरने के बाद वो सीधे अपने भाई के घर पहुंचती है। वहां अपने कीमती सामान रखने के बाद वो आगे के सफर पर निकल पड़ती है। तिरुवनंतपुरम के बाद अब उसकी अगली मंजिल ऊटी थी। ऊटी रेलवे के रिटायरिंग रूम में वो एक कमरा बुक करती है। कमरा वो हेमा के नाम से बुक करती है और पता दिल्ली का लिखती है। उसी दिन वो बाजार जाती है और वहां से 2 बड़े सूटकेस खरीदती है। रेलवे रिटायरिंग रूम के अलावा वो ऊटी के एक रिजॉर्ट में भी कमरा बुक करवाती है। ये बुकिंग
3 दिनों के लिए थी। रिजॉर्ट में रूम बुक करवाने के बाद वो अपना सामान उसमें रख देती है और फिर वहां से टैक्सी लेकर मार्केट पहुंचती है। मार्केट से ही एक टेलीफोन बूथ से वो मुरलीधरन को फोन करती है। मुरलीधरन को बताती है कि वो कैलीकट में है और उससे मिलकर वो उसे पैसे देना चाहती है। साथ ही उससे ये भी कहती है कि जाने से पहले वो एक दिन उसके साथ अच्छा समय बिताना चाहती है। मुरलीधरन खुशी खुशी मिलने को राजी हो जाता है। मुरलीधरन के कैलीकट पहुंचते ही वो उसे लेकर सीधे उसी रिजॉर्ट में पहुंचती है जहां उसने अपना कमरा बुक करवा रखा था। दोनों उसी रिजॉर्ट में रात बिताते हैं। फिर अगले रोज सुबह होते ही वो बाजार से खरीदे गए 2 बड़े ट्रॉली बैग लेकर रेलवे के रिटायरिंग रूम में रख देते हैं। उसके बाद वहां से दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को जमकर शराब पिलाती है। इसके बाद दोनों रिटायरिंग रूम में लौट आते हैं। तब डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन से कहती है कि वो मलेशिया से एक ऐसी गोली लेकर आई है जो सेक्स पावर को बढ़ाती है। मुरलीधरन खुश हो जाता है। वो उसे बताती है कि दवा इंजेक्शन के जरिए लेने से ज्यादा असर करती है। इसी के बाद डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन लगाते ही कुछ ही देर में मुरलीधरन की सांसें थम जाती हैं। वो मर चुका होता है। असल में इंजेक्शन में जहर था। कत्ल के बाद डॉक्टर ओमाना लाश को खींचकर बाथरूम में ले जाती है। इसके बाद उसने बड़ी तसल्ली से 3 घंटों तक मुरलीधरन की लाश के टुकड़े किए। कुछ छोटे टुकड़ों को वो फ्लश कर देती है। बाकी छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ लाए पॉलिथीन के बैग में भरा। इसके बाद लाश के टुकड़ों वाली पॉलिथीन को अपने साथ लाई ट्रॉली बैग में रखा। फिर पूरी रात वहीं आराम से सोकर बिताई। अगली सुबह वो रेलवे रिटायरिंग रूम खाली करती है और टैक्सी में अपना सामान लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन मैनेजर को रूम की चाबी नहीं देती, बल्कि ये कहती है कि 1 घंटे में वो लौट कर आएगी, तब चेकआउट करेगी। अब डॉक्टर ओमाना टैक्सी से उसी रिजॉर्ट में वापस जाती है जहां उसने पहले से ही एक रूम बुक करवा रखा था। रिजॉर्ट के कमरे में जाकर वो बैग खोलती है और लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को फ्लश कर देती है और तभी कमोड जाम होने लगता है। लिहाजा कुछ टुकड़ों को फ्लश करने के बाद वो बाकी टुकड़ों को वापस बैग में रखती है और फिर टैक्सी से कोयम्बटूर की तरफ निकल जाती है। वहां वो एक कमरा मुमताज के नाम से बुक करवाती है। इसके बाद फिर वही तरीका, बैग से लाशों की पॉलिथीन बाहर निकालती है और फिर वहां फ्लश करना शुरू कर देती है। लेकिन लाश के टुकड़ों से अब बदबू आने लगी थी। उसे लगा कि बदबू की वजह से वो पकड़ी जा सकती है। लिहाजा बाकी टुकड़ों को फ्लश करने के बजाय वो उसे किसी पहाड़ी इलाके में फेंकने का फैसला करती है। और तभी उसे कोडेकनाल का सुसाइड पॉइंट याद आता है। चूंकि वो उसी इलाके की रहने वाली थी, लिहाजा वो सीधे अब वहां का रुख करती है। कोडेकनाल पहुंचकर वहां भी एक कमरा बुक करती है। मगर जब वो कोडेकनाल में उस सुसाइड पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां वीकेंड होने की वजह से सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। ऐसे में लाश ठिकाने लगाना रिस्की था, लिहाजा वो वहां से वापस लौट आती है। लेकिन जिस टैक्सी से वो लौट रही थी वो अचानक पंक्चर हो जाती है। टैक्सी वाला दूसरी टैक्सी करवाता है। दूसरी टैक्सी ओमनी वैन थी, मगर जैसे ही ड्राइवर बैग उठाकर डिक्की में रखने की कोशिश करता है, डॉक्टर ओमाना उसे मना कर देती है। ड्राइवर को बड़ा अजीब लगता है। टैक्सी अब आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद ड्राइवर को महसूस हुआ कि कार के अंदर से कुछ बदबू आ रही है। वो डॉक्टर ओमाना से पूछता है कि बैग में ऐसा क्या है। तब डॉक्टर ओमाना एक नई चाल चलती है और ड्राइवर को अपने साथ मिलाने के लिए उसे सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि बैग में लाश के टुकड़े हैं और अगर वो उसे ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे काफी पैसे देगी। टैक्सी ड्राइवर फौरन तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर ओमाना को बताता है कि ऐसी एक सुनसान जगह है जहां वो लाश ठिकाने लगा सकती है। इसके बाद टैक्सी फिर चल पड़ती है। इत्तेफाक से रास्ते में डॉक्टर ओमाना को नींद आ जाती है। उसकी नींद तब खुलती है जब उसे कई लोगों की आवाज सुनाई देती है। आंखें खोलते ही देखती है कि सामने बहुत से पुलिस वाले खड़े हैं और जहां टैक्सी रुकी है वो एक पुलिस स्टेशन है। दरअसल टैक्सी ड्राइवर डॉक्टर ओमाना की सच से डर गया था। उसे लगा था कि अगर उसने उसी वक्त उसकी बात मानने से मना कर दिया तो शायद वो उसे भी मार डालेगी। इसीलिए उसने साथ देने का नाटक किया और जैसे ही पुलिस स्टेशन दिखाई दिया, कार थाने के अंदर ले गया। कार थाने में घुसते ही ड्राइवर अपनी सीट से कूदकर नीचे भागा और चीखते हुए पुलिस वालों को सारी बात बता दी।
डिक्की खोलते ही बैग से लाश के टुकड़े मिल चुके थे। डॉक्टर ओमाना रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। अदालत में मुकदमा शुरू हो गया, मगर मुकदमा लंबा खिंच रहा था। इसी के बाद 2004 में डॉक्टर ओमाना ने जमानत की अर्जी लगाई। अदालत ने उसे जमानत दे दी, मगर जमानत मिलते ही डॉक्टर ओमाना अचानक गायब हो गई। अदालत में तारीख पर तारीख लगती रही, मगर डॉक्टर ओमाना कभी कोर्ट में वापस नहीं लौटी। मजबूरन कोर्ट को वारंट जारी करना पड़ा। उसे भगोड़ा करार दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि डॉक्टर ओमाना फिर फर्जी दस्तावेज, फर्जी नाम और फर्जी पासपोर्ट पर मलेशिया भाग गई। तब केरल पुलिस ने सीबीआई की मदद से इंटरपोल को इसकी जानकारी दी, लेकिन साल दर साल बीतते गए पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। बीच बीच में केरल पुलिस को मुखबिरों से खबर जरूर मिलती रही कि कभी वो केरल में ही देखी गई, कभी महाराष्ट्र में, कभी मुंबई में, तो कभी दिल्ली में, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आई। अगर डॉक्टर ओमाना अभी भी जिंदा है तो उसकी उम्र करीब 55 साल की होगी। मगर क्या वो सचमुच जिंदा है? मर गई? देश में है या देश के बाहर? क्या उसने नाम के साथ अपना चेहरा और हुलिया भी बदल लिया है? और क्या वो बदले नाम और हुलिये के साथ हम सब के बीच ही कहीं छुपी हुई है? 22 सालों से ये सारे सवाल बस सवाल ही बने हुए हैं और डॉक्टर ओमाना एक रहस्य। तो ये थी हमारी पहली कहानी। आपको कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी। सदियों से ये बहस चली आ रही है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। हालांकि हमारा कानून और संविधान भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का एक रेलवे स्टेशन पूरे 42 सालों तक सिर्फ एक भूत की वजह से बंद रहा। पूरे 42 सालों तक इस रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। पूरे 42 सालों तक रेलवे ने इस स्टेशन पर किसी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई। आखिर कौन थी वो भूत और रेलगाड़ी से इतनी नफरत क्यों? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का बेगुनकुडोर रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के किसी भी आम रेलवे स्टेशन जैसा है। वैसा ही प्लेटफॉर्म, वैसी ही पटरी और इस पटरी पर दौड़ती वैसी ही ट्रेनें। इसके बावजूद ये रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन से पूरी तरह जुदा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा स्टेशन है जिसके प्लेटफॉर्म पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। उल्टे ट्रेन जब इस स्टेशन के नजदीक आने लगती है तो उसकी रफ्तार पहले से कहीं तेज हो जाती है, और फिर ये रफ्तार तभी सामान्य होती है जब ट्रेन स्टेशन को बहुत पीछे छोड़ देती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों पिछले 42 सालों से कोई ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं रुकी? क्यों स्टेशन के नजदीक पहुंचते ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता है? और क्यों इस स्टेशन पर कभी मुसाफिरों की भीड़ इकट्ठा नहीं होती? तो सुनिए, इस हर क्यों का जवाब है एक लड़की। जी हाँ, एक गुमनाम लड़की, एक रहस्यमय लड़की, प्लेटफॉर्म पर नाचती लड़की, पटरी पर भागती लड़की। बस इस एक लड़की ने अकेले अपने दम पर एक भरे पूरे स्टेशन को वीरान बना दिया है। एक अकेली लड़की की वजह से 42 सालों तक इस स्टेशन पर भारतीय रेल की एक ट्रेन भी नहीं रुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये लड़की? आखिर इस स्टेशन या रेल से उसकी क्या दुश्मनी है? तो लोग इसे बेगुनकुडोर स्टेशन का भूत कहते हैं। एक ऐसा भूत जिसे एक दो लोगों ने नहीं, बल्कि 42 सालों में सैकड़ों लोगों ने देखा या देखने का दावा किया है। ये लड़की सिर्फ तभी दिखाई देती है जब स्टेशन से कोई ट्रेन गुजरती है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ये लड़की ट्रेन के साथ साथ भागने लगती है। कई बार तो रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये ट्रेन को पीछे छोड़ ट्रेन से पहले ही आके पटरी पर पहुंच जाती है। और जब कभी इस लड़की का मूड अच्छा होता है तो ये ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर नाचने लगती। 42 साल,
पूरे 42 साल तक ये स्टेशन वीरान रहा। 42 साल गुजर गए और इतने लंबे अरसे में इस स्टेशन का रुख कभी किसी मुसाफिर ने नहीं किया। स्टेशन के दरो दीवार इतने ही लंबे अरसे से रेलगाड़ी का इंतजार करते रहे, पर अफसोस 42 साल में कभी कोई रेलगाड़ी इस स्टेशन पर नहीं रुकी। पर ऐसा हुआ क्यों? इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर ये भूत कौन है और वो वजह क्या है जो वो इस स्टेशन की दुश्मन बन गई? ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में बना था। पहले 7 साल तक सब कुछ ठीक था, मगर 7 साल बाद 1967 में एक अजीब हादसा होता है। बात करीब 42 साल पुरानी है। अब खंडहर में तब्दील हो चुका एक क्वार्टर तब बेगुनकुडोर स्टेशन पर तैनात रेलवे स्टाफ का बसेरा हुआ करता था। बताते हैं कि तब उस क्वार्टर में बेगुनकुडोर स्टेशन पर तैनात रेलवे का इकलौता स्टाफ मोहन रहता था। इस कहानी की शुरुआत मोहन के वक्त में ही हुई। तब दिन भर तो स्टेशन पर सब कुछ ठीक रहता, ट्रेनें भी आकर रुकती थीं और हिफाजत से रुखसत भी हो जाती थीं। मगर शाम होते ही जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन पर आकर रुकती, एक लड़की अचानक प्लेटफॉर्म पर दौड़ना शुरू कर देती, जैसे उसकी ट्रेन छूट रही है और वो उसे पकड़ना चाहती है। इस लड़की को सबसे पहले मोहन ने ही देखा था। लगातार कई दिनों तक शाम ढलते ही प्लेटफॉर्म पर उस रहस्यमय लड़की को देख मोहन घबरा गया और फिर डर के मारे उसने क्वार्टर छोड़ दिया और पुरुलिया में अपने घर लौट गया। मगर घर जाते ही एक रोज अचानक उसकी मौत हो गई। बस तभी से यह बात फैल गई कि मोहन की जान उस भूत ने ली है। मोहन की मौत के बाद एक दूसरा रेलवे स्टाफ इसी स्टेशन पर तैनात किया गया। कहते हैं कि उसने भी कई बार उसी लड़की को प्लेटफॉर्म पर भागते और नाचते देखा। बस इसी के बाद डर के मारे एक रोज वो भी क्वार्टर और स्टेशन दोनों छोड़कर कहीं चला गया। तब तक ये बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी, लिहाजा उसके बाद कोई भी रेलवे स्टाफ इस स्टेशन पर ड्यूटी के लिए आने को राजी नहीं हुआ। स्टाफ के साथ साथ लोकल मुसाफिरों ने भी स्टेशन का रुख करना बंद कर दिया। वो दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। जाहिर है बगैर स्टाफ और मुसाफिरों के स्टेशन वीरान हो गया और इस तरह धीरे धीरे स्टेशन पर ट्रेनें रुकनी भी बंद हो गईं। वक्त बीतने के साथ साथ बेगुनकुडोर और उसके आसपास के इलाके में भी सन्नाटा छाने लगा। स्टेशन के पास से होकर गुजरने वाले लोग भी यहां से ऐसे भागते हैं मानो कोई उनकी जान के पीछे पड़ा हो। इस इलाके का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने उस रहस्यमय लड़की को देखने का दावा न किया हो। अब तो स्टेशन के आसपास का माहौल भी डरावना सा हो गया। खास तौर पर स्टेशन के नजदीक एक बड़ा सा पेड़ इस माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो वो रहस्यमय लड़की प्लेटफॉर्म और पटरी के अलावा कई बार उस पेड़ पर भी देखी गई है। लोगों का मानना है कि वो पेड़ उसका बसेरा है, लिहाजा स्टेशन के साथ साथ कोई उस पेड़ के आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर वो लड़की कौन है? क्यों वो हमेशा ट्रेन देखकर उसके पीछे भागने लगती है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रेल मंत्रालय ने पिछले 35 सालों से एक भूत की वजह से एक स्टेशन को वीरान क्यों छोड़ रखा है? क्या इस स्टेशन पर अब दोबारा कभी कोई ट्रेन रुकेगी? स्टेशन पर दौड़ने वाली वो लड़की क्या सचमुच कोई भूत है या फिर कुछ और? अगर वो भूत ही है तो फिर सिर्फ स्टेशन पर, और वो भी ठीक उसी वक्त क्यों दिखाई देती है जब यहां से कोई ट्रेन गुजर रही होती है? इलाके के लोगों के पास इसका भी जवाब है। उनका कहना है कि शायद कभी इस स्टेशन पर या इसके आसपास किसी लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई हो और वही लड़की अब ट्रेन देखते ही यहां दौड़ने लगती है।
इस लंबे अरसे के बाद अब कुछ सांसदों की पहल पर प्रशासन ने दोबारा इस स्टेशन को आबाद करने की सोची। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा और उस पत्र के जरिए बेकुन-गुडोर रेलवे स्टेशन पर फिर से स्टाफ तैनात करने और दोबारा इस स्टेशन पर ट्रेन रुकवाने की मांग की। इसी मांग के मद्देनजर 42 साल बाद 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर कभी किसी का भूत नहीं दिखाई दिया है। फिलहाल रोजाना यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। ये थी दूसरी कहानी। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें ज़रूर शेयर करें। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तीसरी और आखिरी कहानी। सावित्री अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए यमराज से जा भिड़ी थी, मगर शायद वो आज के दौर की सावित्री थी। उसका पति चंबल के डाकुओं के कब्जे में था। पति की जान खतरे में थी। पति को छुड़ाने के लिए उतने पैसों का इंतजाम हो नहीं रहा था जितना डाकुओं के सरदार ने मांगा था। तय मोहलत भी अब खत्म होती जा रही थी। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो अकेले चंबल जाएगी अपने पति को डाकुओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए। और वो सचमुच चंबल पहुंच गई। अब चौंकने की बारी डाकुओं और उनके सरदार की थी। चंबल के बीहड़ में एक निहत्थी महिला उनके सामने खड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वो न तो चंबल में इससे पहले कभी हुआ था और न उसके बाद। कॉलेज में वो पहली मुलाकात थी बबली और सुजीत की, मगर जब दोनों की नजरें टकराईं तो लगा कि ये निगाहें अजनबी नहीं हैं। पता नहीं कब से जानते हैं एक दूसरे को। फिर क्या था, दोनों मिलने का बहाना ढूंढने लगे और मुलाकात जल्दी ही प्यार में बदल गई। अब वो अपने प्यार को एक मंजिल देना चाहते थे, मगर बबली के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बबली तो कब का फैसला कर चुकी थी। घर वालों की मर्जी अब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। लिहाजा 3 साल पहले सुजीत और बबली ने शादी कर ली। दोनों की मोहब्बत भरी जिंदगी की गाड़ी प्यार से आगे बढ़ रही थी। नोएडा में किराए के एक घर में दोनों खुश थे। सुजीत भी अब कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करने लगा था। साल भर बाद ही बबली और सुजीत की जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दी, दोनों का बेटा। बबली अब बेहद खुश थी। बस कभी कभी माँ बाप की याद उसे जरूर उदास कर जाती। शादी के बाद से ही उन्होंने बबली से मुंह मोड़ रखा था, मगर सुजीत अक्सर उसे दिलासा देता कि एक रोज वो लोग जरूर मान जाएंगे। शादी के 3 साल बाद की वो एक सुबह थी, आम सुबह जैसी। आज सुजीत को किसी काम से आगरा जाना था। वो सुबह से ही नाश्ता करके घर से ये कहकर निकल गया कि देर शाम तक लौट आएगा, मगर अब तो शाम रात की तरफ करवट ले रही थी, पर सुजीत अब तक घर नहीं लौटा था। बबली कई बार फोन भी कर चुकी थी, मगर फोन बंद आ रहा था। अभी वो सुजीत के बारे में सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। बबली ये सोचकर खुशी के मारे फोन की तरफ लपकी कि पक्का सुजीत का फोन होगा। अरे कहाँ रह गए? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। कितनी देर में आ रहे हैं? बिना फोन करने वाले की आवाज सुने बबली अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, मगर उसकी आवाज तब थमी जब सामने से पहली बार उसने आवाज सुनी। यह आवाज सुजीत की तो नहीं है। बबली अचानक चुप हो गई। सामने से एक भारी भरकम आवाज कानों में गूंजी। हेलो, बबली बोल रही हो? सुजीत की पत्नी। जी हाँ, मैं बबली हूँ, पर माफ कीजिएगा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जाने दो। जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा पति सुजीत हमारे कब्जे में है। मेरा नाम डाकू मुखिया है और मैं चंबल से बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? अब चुप रहो एकदम, और जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। फिर से नहीं बोलूंगा। हमने तुम्हारे पति को पकड़ लिया है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। पुलिस के पास गलती से भी जाने की मत सोचना। लेकिन ये तो बताइए, हमें करना क्या होगा?
मैं क्या करूं? अच्छा वो ठीक तो है ना? पति को छुड़ाना है तो 10 लाख का इंतजाम कर लो। 10 लाख? हम बताएंगे पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं। दोबारा फोन करूंगा और याद रखना, पुलिस के पास गई तो पति को भूल जाना। जी सुनिए तो मैं लेकिन इसी बीच फोन कट जाता है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसे बताऊं? सुजीत के दोस्तों को फोन करती हूँ, ये ठीक रहेगा। बबली सुजीत के तमाम दोस्तों को फोन कर लेती है, मगर उनमें से किसी को सुजीत की खबर नहीं थी। आगरा फोन कर भी पता करती है तो पता चलता है कि सुजीत तो वक्त पर वहां से निकल गया था। तो क्या फोन करने वाला सचमुच चंबल का डाकू है और क्या सुजीत उसके कब्जे में है? ये सोचते ही वो सिहर उठती है। फिर अपने ससुराल फोन कर सबको उस फोन के बारे में बता देती है। आज उसे इस मुश्किल घड़ी में अपने माँ बाप और भाई की भी बहुत याद आ रही थी, मगर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी वो बात आज भी उसके कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने आखिरी बार कही थी, सुजीत की शादी के बाद तुम हमारे लिए मर चुकी होगी, फिर कभी पलट कर मत आना यहां। सुजीत के माँ बाप, भाई भाभी भी अब बबली के घर जमा थे। सभी परेशान थे। पूरी रात इस परेशानी और बेचैनी में बीत गई। अगली सुबह सुबह अचानक फोन की घंटी घनघनाने लगी। बबली झपट कर फोन उठाती है। दूसरी तरफ वही भारी भरकम आवाज थी, सुनाओ, 2 दिन की मोहलत देता हूं, अगले 2 दिन तक तुम्हारा पति हमारे पास सुरक्षित रहेगा। अगर 2 दिन बाद 10 लाख रुपए नहीं मिले तो वो गया। चंबल में पैसा लाना है। चंबल में कहां और कब, ये 2 दिन बाद बताऊंगा। अरे भैया एक बार मेरी उनसे बात तो करवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज भैया, बस एक बार, सिर्फ एक बार। हमें तसल्ली हो जाएगी कि वो ठीक है। एक बार बात करवा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, प्लीज। अच्छा लो, कर लो बात। बबली बबली सुजीत सुनो तो। तभी फोन उसके हाथों से छीन लिया जाता है। बबली सिसक सिसक रोने लगती है। सुनिए भैया, हमारे पास 10 लाख नहीं है, लेकिन हम मामूली से नौकरी पेशा लोग हैं, इनकी सैलरी भी इतनी नहीं है। इन्हें छोड़ दीजिए ना, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। घर बेचो, गहने बेचो, उधार लो, कुछ भी करो, 10 लाख मतलब 10 लाख, और हम बार बार नहीं बोलेंगे, समझी? भैया हम तो किराए के घर में रहते, थोड़े बहुत गहने हैं, वो सब ले लो, आप सब ले लो, कुछ बचत किए पैसे वो भी ले लो, पर उन्हें तो छोड़ दो ना भैया। हम 10 लाख कहाँ से लाएंगे, हमें तो कोई उधार भी नहीं देगा। रोना धोना बंद करो और पैसे का इंतजाम करो। बस 2 दिन है तेरे पास, समझी? 2 दिनों में बबली ने अपने माँ बाप का दरवाजा छोड़कर हर दरवाजा खटखटा लिया। ऐसा कोई नहीं जिसके आगे हाथ ना फैलाए हो, मगर सब कुछ करने के बाद भी 2 लाख रुपए ही जमा हो पाए। डर से किसी को सच भी नहीं बता पा रही थी कि कहीं सुजीत को कोई नुकसान ना पहुंचे, पर 10 लाख से कम में क्या डाकू मानेंगे? कहीं पैसे कम हुए तो वो सुजीत को मार तो नहीं देंगे? ये तमाम बातें बबली के दिमाग में घूम रही थी। और फिर तभी अचानक उसने एक फैसला कर लिया। बुदबुदाते हुए खुद से ही कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद उसने इकट्ठा किए गए पैसे और गहने एक बैग में डाले और उस बैग को अलमारी में रख दिया। अब वो फोन का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद सुबह सुबह आखिरकार फोन की घंटी फिर बजी। पैसों का इंतजाम हो गया? जी हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी।
जो भी पैसे लेकर आएगा उससे कहना नोएडा से 11 बजे की धौलपुर की बस पकड़े। धौलपुर? भैया धौलपुर तो राजस्थान में है ना? हाँ वही। जैसे ही तेरा आदमी बस से उतरेगा हमारा एक आदमी उसे मिलेगा और उसे हमारे पास ले आएगा। याद रखना, जरा भी होशियारी दिखाई तो समझ ले सब खत्म। जी 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 समझ गई मैं सब समझ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान मुझे शक्ति देना, शक्ति देना, मैं अपने पति को सही सलामत ला सकूं। बबली तैयार होकर अब घर से अकेले ही निकल चुकी थी, कंधे पर एक बैग लटकाए। इसके बाद वो बस स्टैंड पहुंचती है और धौलपुर जाने वाली 11 बजे की बस में जा बैठती है। करीब 6 घंटे के सफर के बाद आखिरकार धौलपुर का वो बस स्टेशन आ ही जाता है जहां उसे उतरना था। बबली बस से उतरकर इधर उधर देखने लगती है। कई मिनट बीत जाते हैं, फिर तभी एक शख्स पीछे से उसके पास आता है और धीरे से कहता है, सुजीत। बबली अचानक सर हिला देती है। जी जी। अकेली हो या साथ में कोई है? नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ। हाँ, अकेले चंबल जाओगी? आप पैसे लाई हो? हाँ लाई हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बिना पीछे देखे मेरे साथ चलती रहो चलती रहो चलती रहो। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो आदमी चाय की एक दुकान पर रुक जाता है। वो बबली को चाय और पानी पिलाता है, फिर धीरे से बताता है कि इसके आगे एक दूसरा आदमी उसे ले जाएगा। वो उस आदमी की तरफ इशारा करता है। बबली अब उसके पीछे पीछे चलने लगती है। शाम अब रात की तरफ बढ़ रही थी। इस बार करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद वो आदमी सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर में बबली को बैठने का इशारा करता है। ट्रैक्टर में ड्राइवर के अलावा बस एक आदमी और बैठा था। बबली के ट्रैक्टर में बैठते ही उसके साथ चलता वो आदमी वापस मुड़ जाता है। अब तीसरा शख्स उसे आगे ले जा रहा था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर हिचकोले खाते अब करीब घंटा भर हो चुका था। तभी अचानक एक सुनसान जगह पर ट्रैक्टर रुक जाता है। बबली के साथ उसका तीसरा हमसफर अब यहां से फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। दूर दूर तक सड़क का नामो निशान नहीं था। सिर्फ ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां और कंटीली झाड़ियां थीं। पहली बार बबली को अब डर लग रहा था। हर तरफ सन्नाटा। इसी हाल में वो दोनों करीब 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। 3 घंटे बाद अचानक बबली को दूर कुछ रोशनी दिखाई दी। शायद आग जल रही थी। फिर उसे कुछ इंसानी साए नजर आए। साथ चलने वाला हमसफर भी अब वहीं रुक गया। बबली अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उसकी निगाहें अब बेताबी से बस सुजीत को ढूंढ रही थी। वो चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी कई लोगों ने उसे एक साथ घेर लिया। उन सभी की आंखों में अजीब सी हैरानी थी। तभी उनमें से एक डाकू आगे आया। शायद यही उनका सरदार था। मैं ही मुखिया हूँ जिसने फोन किया था। जी हाँ जी हाँ। तुम बबली हो? हाँ मैं बबली हूँ। तुम अकेले चंबल आ गई? तुम्हें डर नहीं लगा? प्लीज प्लीज मुझे सुजीत से मिलवा दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। प्लीज। पैसे? देखिए मुझसे पूरे 10 लाख का इंतजाम नहीं हो पाया। इसमें 2 लाख और मेरे सारे जेवर हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वाकई सच बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज उनको छोड़ दीजिए। प्लीज भैया, प्लीज भैया, प्लीज। मुखिया के साथ खड़े उसके गैंग के सारे डाकू बबली को घूर भी रहे थे और उसकी बात भी सुन रहे थे और सभी हैरान। चंबल में दिन में लोग आने से डरते हैं और ये एक अकेली महिला रात के अंधेरे में अपने पति को बचाने आ गई। तभी एक डाकू की आवाज सुनाई दी। अरे कुछ भी क्या जिगर है यार इसमें, पति को बचाने अकेले आ गई?
मुखिया के कानों तक भी ये बात पहुंच गई थी। मुखिया ने पहले अपने गैंग के उस साथी और फिर बबली की तरफ देखा और बोला, सच में तू बहादुर है? तुझे अकेले डाकुओं के बीच में आते जरा भी डर ना लगा? मान गया तुझे। जब इतना जिगरा रखकर यहां तक आ गई है तो ये भी मान लिया कि तू सच बोल रही है। कोई नहीं, जितना पैसे लाई है उसी में तेरे पति को छोड़ दूंगा। जा, वचन देता हूं तेरे पति को कुछ नहीं होगा। सच? राधे, चल ले इसके पति को। सरदार के इतना कहते ही एक डाकू आग की लौ की दूसरी तरफ से सुजीत का हाथ पकड़े उसे बबली के सामने ले आता है। बबली को देखते ही सुजीत और सुजीत को देखकर बबली दौड़कर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपके बिना कुछ कहे बस रोए जा रहे थे। डाकुओं के अड्डे पर एक अजीब सा माहौल बन गया था। चंबल की खामोशी के बीच सिर्फ रोने और हिचकियों की आवाज आ रही थी। फिर इन हिचकियों को रोका मुखिया की आवाज ने। लड़की, आज तेरी बहादुरी ने मेरा दिल भी बदल दिया। बचपन में मास्टर साहब से सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनी थी, आज तूने कर दिखाया। आज और अभी से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। क्या सच? हाँ साथियों, सुना, अब ये मेरी बहन है तो ये मेरा जीजा हो गया। दोनों की अच्छे से खातिर करो। सुबह होने पर मैं खुद अपनी बहन को विदा करूंगा। चंबल की वो पूरी रात बबली और सुजीत ने एक दूसरे का हाथ थामे काटी। इसके बाद सुबह वादे के मुताबिक मुखिया ने दोनों को विदा किया, मगर विदाई से पहले उसने बबली से अपने हाथों पर राखी बंधवाई और फिर बबली को 5100 रुपए शगुन में दिए। चंबल से नोएडा लौटते वक्त पूरे रास्ते बबली यही सोचती रही कि वो उसे डाकू माने या भाई। इधर सुजीत पूरे रास्ते बबली को निहारता हुआ बस यही सोच रहा था कि बेशक वो सत्यवान नहीं हो सकता, मगर उसकी बबली सचमुच उसकी सावित्री है।